नमस्कार, मैं मंजू नेगी एक बार फिर से लेकर आई हूँ आप सभी के बीच अपनी आवाज में उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर श्री सुनील पाठक सर द्वारा लिखित एक आलेख जो भारत विभाजन एक दुखंत कथा है। आइए सुनते हैं और समझते हैं। जब दुनिया सो रही है तब भारत जाग रहा है, ये शब्द पंडित नेहरू ने 15 अगस्त की आधी रात को संसद भवन में भारत की आजादी के संदर्भ में कहे। पर नेहरू जी इस तथ्य को नजरअंदाज कर रहे थे कि यह अधूरी आजादी के संदर्भ में था, क्योंकि जब दिल्ली में स्वतंत्रता के जश्न की तैयारियां चल रही थी तब लाहौर की गलियों में दारुण हाहाकार मचा हुआ था। अपने घरों में हिंदू परिवार तार और फोन के माध्यम से वहां की दारुण परिस्थितियों की सूचना दिल्ली तक पहुंचा रहे थे, पर दिल्ली उल्लास में डूबी थी। इसी संदर्भ में दोड़वीर कोहली ने अपने वाह कैंप उपन्यास में मनोहर लाल अरोड़ा नामक पात्र के मुंह से कहलवाया कि जब लाहौर जल रहा था तब दिल्ली में आजादी के पटाखे छोड़े जा रहे थे, जब लाहौर में लाशें बिछ रही थी तब दिल्ली की सड़कों पर आजादी का नृत्य चल रहा था। ऐसा लगता था कि हमारे प्राणों की कीमत दिल्ली की कांग्रेसी सरकार के लिए किसी बकरे से अधिक नहीं थी। लाहौर के दंगे कितने प्रबल थे, ये हिंदी के एक विख्यात कहानीकार चंद्रगुप्त विद्यालंकार के एक वक्तव्य से लगाया जा सकता है। लाहौर के सराफा बाजार में जो आग लगाई गई उससे इतना धुआं उठा कि सूर्य भी छिप गया और लाहौर के आकाश में 7 दिन तक सूर्य के दर्शन नहीं हुए। चंद्रगुप्त विद्यालंकार उन दिनों लाहौर में ही रहा करते थे। लाहौर के इन दंगों में केवल नगर ही ध्वस्त नहीं हुआ था, बल्कि पूरी कला, संस्कृति और एक समृद्ध सभ्यता भी भस्मीभूत हो गई थी। लाहौर उन दिनों भारत के सबसे सुसंस्कृत, उच्च शिक्षा संपन्न नगर हुआ करता था। बड़े बड़े शिक्षा संस्थान थे। यहाँ भारत का सबसे पहला डीएवी कॉलेज लाला लाजपत राय ने यहीं से खोला था। लाहौर जब हिंदी का साहित्य गढ़ था, हिंदी के कई पत्र पत्रिकाएं यहाँ से निकलते थे। महात्मा आनंद स्वामी का हिंदी दैनिक समाचार पत्र मिलाप यहाँ से निकलता था। तब हिंदी के कई विख्यात साहित्यकार यहाँ रहते थे। चंद्रगुप्त विद्यालंकार तथा सुदर्शन जैसे हिंदी के विख्यात कहानीकार यही थे। विख्यात साहित्यकार पंडित उदय शंकर भट्ट यही रहकर साहित्य सर्जन करते थे। उदय शंकर भट्ट जी ने विभाजन की व्यथा से आहत होकर एक मार्मिक कविता लिखी, जो 15 अगस्त 1947 के दैनिक अर्जुन में छपी और उस समय बहुत चर्चित हुई थी। राजपाल एंड सन्स आज हिंदी का प्रसिद्ध प्रकाशन है, जिसके आदि संस्थापक महाशय राजपाल लाहौर में ही रहते थे। तत्कालीन समय में लाहौर आर्य समाज की चेतना का एक बहुत बड़ा केंद्र था। आर्य समाज के बड़े सुधारक सन्यासी लाहौर में रहते थे। लाहौर में गुरुदत्त भवन आर्य सामाजिक गतिविधियों का केंद्र था, जैसे आजकल नागपुर का संघ मुख्यालय संघ की गतिविधियों का केंद्र है। पंडित गुरुदत्त, महात्मा हंसराज, संतराम बीए, लाला साईदास जैसे विख्यात आर्य समाजी लाहौर में ही रहते थे। अनारकली बाजार में लाहौर का विख्यात आर्य समाज भवन था। आर्य समाज द्वारा यहाँ बड़े बड़े शास्त्रार्थ एवं समाज सुधारक के कार्यक्रमों को संचालन किया जाता था, पर विभाजन ने इन सब को एक झटके में समाप्त कर दिया। तब लाहौर का जनजीवन कैसा था, इसकी एक झलक हरिवंश राय बच्चन के संस्मरणों से मिलती है। उन्होंने अपनी आत्मकथा नीड़ का निर्माण में लाहौर की एक काव्य पाठ की चर्चा करते हुए लिखा है, तब अमृतसर और लाहौर ऐसे थे जैसे एक महानगर के 2 मोहल्ले। लाहौर में एक दिन कोई खास बात होती थी तो दूसरे दिन उसकी चर्चा अमृतसर तक होने लगती थी। दोनों नगरों में एक प्रकार की स्पर्धा सी रहती थी। बच्चन का कविता पाठ अमृतसर में हुआ तो लाहौर किस बात से हेटा है कि वहां न हो। मुझे अब याद नहीं है कि कोई लाहौर में बुलाने आया था या कोई निमंत्रण हाथ से या पोस्ट से आया था, जो मैं किसी शाम को लाहौर कविता पाठ करने के लिए गया था। एक बड़ा हॉल, शायद लॉरेंस होटल में, जहां लाहौर के लिटरेरी लीग के जलसे होते थे। स्वच्छ सुरुचिपूर्ण कपड़े पहने नवयुवक
नवयुवतियां सुंदर ऊर्जस्वी लाहौर देखकर पहला प्रभाव मुझ पर यही पड़ा कि लाहौर नवयुवकों का नगर है। एक और कुछ ऊंचा डायस था, उसी पर मेरे बैठने के लिए कुर्सी रखी गई थी। मेरे एक तरफ चंद्रगुप्त विद्यालंकार थे जिन्होंने मेरा परिचय दिया था और दूसरी तरफ मौलाना ताजवर थे जिन्होंने उस जलसे की सदारत की थी। मैंने 2 घंटे कविता पाठ किया होगा। लाहौर में मेरा यह पहला कविता पाठ था। बच्चन जी के इन संस्मरणों से अनुमान लगाया जा सकता है कि तब लाहौर का जनमानस कितना साहित्य प्रेमी था। आज के लाहौर में हिंदी का कोई नाम लेवा भी नहीं है। लाहौर के लोगों को अपने नगर से अतिशय प्यार था। वे लाहौर नहीं छोड़ना चाहते थे। उन्हें विश्वास था कि लाहौर भारत में ही रहेगा। लेकिन 15 अगस्त को लाहौर के हिंदू सन्न रह गए जब रेडक्लिफ आयोग ने घोषणा की कि लाहौर पाकिस्तान में ही रहेगा। कांग्रेस का रवैया भी लाहौर के प्रश्न पर ढुलमुल था। कांग्रेस गुरदासपुर के प्रश्न पर अड़ गई थी, पर पता नहीं क्यों उसने लाहौर को भाग्य के भरोसे छोड़ दिया। जबकि लाहौर आधुनिक भारतीय चेतना का केंद्र था, स्वयं पंडित नेहरू लाहौर के विषय में उदासीन हो गए। पंडित नेहरू शायद पहले प्रधानमंत्री बनने के हर्ष में विभोर थे। प्रसन्नता के आवेग में उन्होंने लाहौर को विस्मृत कर दिया। उन्होंने 1929 में रावी के तट पर कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की शपथ ली थी, पर आश्चर्य, वे लाहौर को भुला चुके थे। उन्होंने कहा था, क्या अंतर पड़ता है यदि एक शहर इधर रहे या उधर। यदि उस समय कांग्रेस अड़ गई होती तो शायद आज लाहौर भारत में ही होता, पर यह ना हो सका और यह इतिहास का एक दारुण सत्य बन चुका है। लाहौर के पाकिस्तान में जाने की घोषणा होते ही मुस्लिम लीग ने भीषण रक्तपात प्रारंभ कर दिया। वहां भीषण अग्निकांड प्रारंभ हो गए। हिंदुओं की संपत्ति को जलाया जाने लगा। हिंदुओं को लाहौर से निकालने के लिए मुस्लिम लीग प्रत्येक उपाय करने लगी। उस समय की विभीषिका पर आर्य समाज के एक प्रसिद्ध नेता तथा प्रताप नामक पत्र के संपादक वीरेंद्र जी, जो उस समय लाहौर में ही रहते थे, लाहौर के रक्तपात का अपने संस्मरणों में मार्मिक चित्रण किया है। यह विवरण रोंगटे खड़े करने वाला है। लाहौर के इन दंगों में कितनी जनहानि हुई, इसे निम्न तथ्यों से जाना जा सकता है। बलराज साहनी ने अपने संस्मरणों में लिखा कि मेरे संस्कृत के प्रोफेसर गुलबहार सिंह विभाजन के दंगों में मारे गए। पंजाब विश्वविद्यालय के तत्कालीन रजिस्ट्रार मदन मोहन 15 अगस्त को लाहौर रेलवे स्टेशन पर निर्दयता से मारे गए थे। पंडित वजीर चंद शर्मा लाहौर में आर्य समाज के प्रसिद्ध प्रकाशक एवं पुस्तक विक्रेता थे। लाहौर में मोहनलाल रोड पर उनकी पुस्तकों की दुकान थी। वे भी दंगों के भेंट चढ़ गए थे। मेरे निजी संग्रह में आज भी कुछ पुस्तकों पर, जिन पर स्याही की मुहर से लिखा है पंडित वजीर चंद शर्मा, मोहनलाल रोड, लाहौर। ये तो हिंदू समुदाय के कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त कितना जनसाधारण समुदाय इन दंगों के भेंट चढ़ा, इसकी गणना असंभव है। लाहौर में लाला लाजपत राय ने डीएवी कॉलेज की स्थापना शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए की थी। यह तत्कालीन लाहौर का सबसे विराट शिक्षा संस्थान था। यही डीएवी कॉलेज दंगा पीड़ित हिंदुओं का लाहौर में सबसे बड़ा शरणार्थी शिविर बना। शिक्षा संस्थान पीड़ितों का शिविर बन गया। यह भी इतिहास की एक दारुण कथा है। बाद में इसी डीएवी कॉलेज को पाकिस्तान सरकार ने इस्लामिया कॉलेज में परिवर्तित कर दिया। अब भगवान जाने यहाँ कौन सी पढ़ाई होती होगी। मैं कल्पना करता हूँ कि पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की आत्मा निश्चय ही अपने प्रिय शिक्षण संस्थान की इस विभीषिका पर रुदन करती होगी। पाकिस्तान के निर्माण में वामपंथियों के कुतर्कों की भूमिका भी रही। यदि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के लिए राजनीतिक संघर्ष किया तो वामपंथियों ने इसके लिए बौद्धिक खुराक जुटाई। प्रसिद्ध वामपंथी नेता पीसी जोशी, जो उत्तराखंड के थे, उन्होंने पाकिस्तान निर्माण का खुलकर समर्थन किया। यहाँ तक कि वे तलवार लेकर दिल्ली की सड़कों पर उतरने की धमकी दी। हिंदी के प्रसिद्ध लेखक राहुल सांकृत्यायन ने भी पाकिस्तान निर्माण का समर्थन किया। इस तथ्य को उनकी कुतर्कपूर्ण पुस्तक वोल्गा से गंगा में देखा जा सकता है। इसी पुस्तक में उनकी एक कुतर्कपूर्ण कहानी है सुमेर।
कहानी के नायक सुमीर पाकिस्तान के समर्थन में कई कुतर्क देता है तथा सोवियत जनगण का उदाहरण देता है। चूंकि राहुल जी स्वयं अंध वामपंथी हो चुके थे, कथित साम्यवादी क्रांति उनके मस्तिष्क पर छा चुकी थी, अतः पाकिस्तान का निर्माण उनकी दृष्टि से साम्यवादी भावनाओं के अनुरूप था। वैसे यह भी एक विरोधाभास था कि साम्यवाद धर्म का निषेध करता है, पर वामपंथी चिंतक एक धर्म आधारित राज्य का समर्थन कर रहे थे। समय आ गया है कि विभाजन के संदर्भ में वामपंथियों के इस विचित्र व्यवहार का विश्लेषण किया जाए और भारतीय इतिहास के साथ उनके विश्वासघात को जनमानस के समक्ष लाया जाए। तो ये थी भारत विभाजन की एक दुखांत कथा जो पाठक सर द्वारा लिखी गई थी, जिसे मैंने आप लोगों के सम्मुख अपनी आवाज में प्रस्तुत किया। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को ये पसंद आया हो। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।